नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2025 में आप सभी के लिए काफी शानदार हो सकता है। हम लोग 4 नहीं बल्कि बात करने वाले हैं 8 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एंड अल्टीमेटली हम लोग उस 8 म्यूचुअल फंड्स में से 4 को पिक करने वाले हैं जो कि काफी बेहतरीन हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दैट केस। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ओनली आप कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये 4 म्यूचुअल फंड्स या फिर 8 म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। मैं जो भी बात बताऊंगा आपको ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, आप अपना होमवर्क खुद कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर करके देने वाला हूं। तो पेज का लिंक, यानी कि जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, 4 नहीं बल्कि 8 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी से वो 2 म्यूचुअल फंड्स कौन सा है जो कि अपने कैटेगरी में सबसे शानदार तरीके से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करें लार्ज कैप फंड का तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का, फिर बात करेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। एंड इन दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है जो यहाँ पे 1.31% का है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो लगभग 3% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा रिटर्न है कंसिडरिंग कि लास्ट 1 ईयर में लार्ज कैप कैटेगरी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है। एंड बेंचमार्क ने आपको लगभग 3.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है इसने लास्ट 1 ईयर में आपको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, और वहीं पे जो बेंचमार्क है उसने आपको लगभग 3.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। तो रिटर्न लास्ट 1 ईयर में दोनों फंड का बेहतर है, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 20% के आसपास में है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो लगभग 21.5% के आसपास में है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो लगभग 15.5% के करीब में दिखने को मिल रहा है। तो पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही लार्ज कैप फंड का रिटर्न्स अपने बेंचमार्क से ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करें पिछले 5 सालों का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है वो 22.47% का है, यानी कि लगभग 22.5% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो 26% के करीब में दिखने को मिल रहा है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में दैट इज अराउंड 19%। तो पिछले 5 सालों में भी देखें तो दोनों ही लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल देखें तो परफॉर्मेंस हर एक टाइम फ्रेम में इन दोनों लार्ज कैप फंड का ज्यादा बेहतर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से। हालांकि अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों फंड्स को एक दूसरे से, इन दैट केस आपको पता चलेगा कि जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है हर एक टाइम फ्रेम में। तो परफॉर्मेंस के आधार पे देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर है, लेकिन परफॉर्मेंस ही एक फैक्टर नहीं है जिसको ध्यान में आपको रखना है। हम आगे बात करेंगे कि भाई इन दोनों फंड्स का रिस्क कंपोनेंट कैसा निकल के आता है। तो बात करते हैं रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 11.46 का है, जो कि लोअर साइड में है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 11.72 का है। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस तो वो 13.17 का है।
फ्रेंड्स आपको बता दूं कि किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न की वोलाटिलिटी है वो कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। एंड दोनों फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड्स का रिटर्न की वोलाटिलिटी कम रहता है। तो दोनों फंड बेहतर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बात करें शार्प रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1.07 का है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 1.15 का है, थोड़ा सा बेहतर है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो 0.7 का है। तो दोनों फंड का शार्प रेशियो बेहतर है अपने कैटेगरी से, लेकिन इन दोनों में देखिए तो आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसका शार्प रेशियो ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। लास्टली बात करें अल्फा का, यानी कि भाई कौन सा फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर रहता है, पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो जो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, इस फंड का जो अल्फा है वो लगभग 4.5% का है। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4.5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो लगभग 5.5% का है। तो इस फंड ने 5.5% से बीट किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो 0.39% का है। तो अल्फा के आधार पे भी देखिए तो आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। ना सिर्फ अल्फा गाइस, बल्कि जितने भी रिस्क कंपोनेंट है उसके आधार पर देखिए तो आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ये ज्यादा बेहतर है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी हमने देखा कि इस फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा आज के डेट में तो इन दोनों में से मैं चूज करूंगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को, और आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। वहीं बात करें फ्रेंड फ्लेक्सी का फंड का, तो हम लोग यहाँ पे भी 2 फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड रहेगा आपका सबसे चित परिचित फंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। और इन दोनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने वो लगभग 6.5% का है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको लगभग 6% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। एग्जैक्टली बात करें तो 5.91% का। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो निगेटिव लगभग 5% के आसपास का दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अपने कैटेगरी में, यानी कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, इस कैटेगरी में इन दोनों से बेहतर कोई भी फंड आपको दिखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट के 1 ईयर में दोनों फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी अच्छा है। बात करें पिछले 3 सालों का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 24.97% का, यानी कि लगभग 25% का रिटर्न है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 23% के करीब में है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 16.43% का है। तो पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बहुत ही शानदार है। लेकिन इन दोनों में देखें तो आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करें पिछले 5 सालों का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो 29.84% का है, लगभग 30% के आसपास का सीएजीआर है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 22.9% का है, ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 20.56% का है। तो पिछले 5 सालों में भी देखें तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, जो डेटा यहाँ पे नहीं है कि जो पिछले 7 साल है या फिर पिछले 10 साल है, वहां पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस दोनों ही फंड का अपने अपने जगह पे काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रिसेंट पास्ट में ये जरूर हुआ है कि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। तो आने वाले दिन में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, इन दैट केस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं फ्रेंड्स बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10.92 का है, जो कि लोअर साइड में है। लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये काफी लोअर साइड में दिखने को मिलता है, 8.51 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 12.95 का। तो फ्रेंड्स वैसे देखें तो दोनों फंड्स का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है, लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा ही कम वोलेटाइल रहता है। तो वोलेटिलिटी के मामले में ये फंड काफी बेहतर है।
यानी कि आपको ज्यादा स्टेबल रिटर्न बना के दे पाता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1.48 का है। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो 1.72 का है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें फ्रेंड तो वो 0.83 का है। तो शार्प रेशियो भी देखें तो दोनों फंड्स का बेहतर है। एंड जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो लगभग 8.5% का है। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो वो 9.17 यानी कि 9.17% का अल्फा है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो 1.77 का है। तो दोनों फंड्स का अल्फा भी काफी शानदार है, यानी कि बेंचमार्क से काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके आपको देता है। लेकिन जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड ये रिलेटिवली ज्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि परफॉर्मेंस के आधार पे जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो रिस्क कंपोनेंट है उसके आधार पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं। मुझे अगर इन्वेस्ट करना होगा इन दैट केस आई विल गो विद एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इस फंड का रिसेंट पास्ट का परफॉर्मेंस बेहतर है और आगे चल के ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। आखिर फ्रेंड मिड कैप फंड्स का तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, एचडीएफसी मिड कैप फंड का, और इन दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का वो -4.79% का है। फ्रेंड एक हफ्ते पहले इसका रिटर्न पॉजिटिव था, लेकिन लास्ट के 1 वीक में गिरावट काफी तेज आई है, जिसकी वजह से इसका रिटर्न नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। तो काफी वोलाटाइल फंड है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। एचडीएफसी मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो पॉजिटिव 1.85 का है, जो कि बेहतर है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में लगभग 6.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। हालांकि बेंचमार्क से दोनों ही फंड बेहतर है, लेकिन जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 27.03% का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 26.78% का है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 22.82% का है। तो फ्रेंड्स दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहतर है एंड लगभग सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों फंड्स ने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें पिछले 5 सालों का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो 33.39% का है, लगभग 33.5% के करीब में है। एचडीएफसी मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 29.46% का है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 27.21% का है। तो लास्ट के 5 ईयर में भी देखें तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है, लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड रिलेटिवली ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करें इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.62 का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो 13.8 का है। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो 15.42 का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मैंने आपको बताया कि जितना कम होता है उतना ही बेहतर रहता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1.02 का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 1.3 का है, जो कि बेहतर है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 0.92 का है। तो फ्रेंड्स दोनों फंड का शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी से तो बेहतर है, लेकिन इन दोनों फंड को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं इन दैट केस आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करें अल्फा का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 3.96% का है, लगभग 4% का अल्फा है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 4.8% का है, जो कि बेहतर है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो नेगेटिव 0.17% का है। तो दोनों फंड्स का अल्फा बेहतर है अपने कैटेगरी से, यानी कि दोनों फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहतर रहता है, लेकिन इन दोनों में अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करते हैं इन दैट केस जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये अब भी ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मिड कैप कैटेगरी से देखें तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी बेहतर है अपने कैटेगरी से एंड बेंचमार्क से भी, लेकिन अगर आप इन दोनों फंड्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं इन दैट केस परफॉर्मेंस के आधार पे भी एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर है। एंड रिस्क कंपोनेंट के आधार पे भी देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा इन दैट केस मैं जाऊंगा
HDFC मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें स्मॉल कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। इन दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है टाटा स्मॉल कैप फंड का वो -6.67% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो -5.52% का है एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो लगभग 9.5% का लॉस दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स स्मॉल कैप में देखें तो गिरावट काफी ज्यादा हुई है, लेकिन इन दोनों फंड्स का गिरावट अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिलता है एंड जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इसने लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा कम गिरावट दिखाया है टाटा स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 22.52% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो 24.22% का है, जो कि टाटा से बेहतर है एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 3 साल का वो 22% के करीब में है। यानी कि दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से मार्जिनली से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप इन दोनों फंड को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से इन दैट केस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करें पिछले 5 सालों का तो जो टाटा स्मॉल कैप फंड इसका जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 31.25% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 32.92% का है। तो लगभग 1 से 1.5% ज्यादा परफॉर्म किया है टाटा स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 27.71% का है। तो बेंचमार्क से तो दोनों फंड का रिटर्न बेहतर है, लेकिन यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करी गई रिस्क कंपोनेंट का यानी कि रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 16.05 का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 16.47 का है, जो कि मार्जिनली ज्यादा है टाटा स्मॉल कैप फंड से एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 17.05 का है। तो वैसे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है, लेकिन जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा और कम वोलेटाइल रहता है। हालांकि दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन लगभग सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करें शार्प रेशियो का तो टाटा स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 0.93 का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो 0.98 का है, तो ये भी लगभग सिमिलर लाइन पे ही है एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 0.85 का है। तो शार्प रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड लगभग सेम ही दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 2.77% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 3.16% का है एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो 1.29% का है। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो दोनों फंड ज्यादा बेहतर है अपनी कैटेगरी से, तो दोनों फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी से देखें तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा अभी के टाइम में तो मैं जाऊंगा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ, अगर प्योरली परफॉर्मेंस के आधार पे जाता हूं तो। लेकिन जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है उसमें यानी कि उस फंड का जो फंड साइज है ये काफी हाईयर साइड में है, तो आप इसको ध्यान में रख के दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक तीसरा अल्टरनेटिव भी निकल के आता है, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड का, तो अगर आप चाहे तो उस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये सारी की सारी बातें जो हमने किया इसके इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 फंड्स बताया है, 4 नहीं बल्कि 8 फंड्स बताया है, 4 कैटेगरी से 2-2 फंड था, तो इस तरीके से टोटल 8 फंड हो जाता है और 8 में से मैंने आपको 4 फंड सेलेक्ट करके दिया है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उन चारों फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना होमवर्क जरूर करना है। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप कंसीडर कर सकते हैं इन सारे फंड्स को कि भाई आपके लिए कौन सा कितना बेहतर हो सकता है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं रिप्लाई करके देने वाला हूं। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।